रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म का ये स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। आज राजधर्म में बात होगी संभल हिंसा की। आखिर ये हिंसा हुई कैसे, दंगा किसने भड़काया, दंगे के पीछे मास्टरमाइंड कौन था जो पत्थरबाजों के हाथ तक ये पत्थर पहुंचा रहा था। इतने पत्थरबाज इस दंगे को भड़काने आए कैसे, किसने गोली चलाई, मारे गए वो 4 शख्स आखिर कौन है। जिन 27 लोगों की अब तक पुलिस ने गिरफ्तारी की, वो 27 चेहरे आज बेनकाब होंगे एक एक करके आपके सामने। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपके सामने। संभल हिंसा में जो 4 लोग मारे गए थे, अब उनके परिजनों की ओर से एफआईआर करा दी गई है। यानी पहली बार पीड़ित परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे पहले इस मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इन 4 एफआईआर के बाद इस पूरे मामले में कुल 12 एफआईआर हो चुकी है, 11 हो चुकी है, माफ कीजिएगा। संभल में दंगाइयों को लेकर सरकार सख्त है। पुलिस ये कह रही है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। 27 पत्थरबाजों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और अब संभल पुलिस दंगे में शामिल 70 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर चुकी है। संभल पुलिस लगातार उपद्रवियों के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और देखिए एक एक करके इन तस्वीरों को जारी करके इनकी पहचान उजागर करके एक तरीके से नेम एंड शेम की प्रक्रिया भी आप समझ लीजिए। देखिए किसी तस्वीर को, इसमें भी 3 दंगाई नजर आ रहे हैं। ये अगली तस्वीर आप देखिए, दंगाइयों की एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। साफ इन तस्वीरों में दंगाई पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। संभल पुलिस ने इससे पहले भी कई दंगाइयों की तस्वीरें जारी की। इनमें से कई के चेहरे ढके हुए हैं तो कई के खुले हैं। इन सभी दंगाइयों की पहचान हो चुकी है, इन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। संभल पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। ये देखें, कुछ के चेहरे ढके हुए हैं तो कुछ बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन सभी की आंखें इस वक्त इन्हीं चेहरों के ऊपर टिकी हुई हैं। एक एक उपद्रवी को पकड़ने के लिए रेड डाली जा रही है। 24 नवंबर को सुबह जो दंगे में शामिल था, जिसने उपद्रव किया, जिसने हाथों में पत्थर उठाया, जिसने देसी कट्टा चलाया, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में जिसने तोड़फोड़ की, अब सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उन सभी दंगाइयों की पहचान करने के लिए बकायदा शहर भर में पोस्टर लगाए जाएंगे। पोस्टर छपवा लिए गए हैं, उनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। शहर के कोने कोने में, बाजारों में इन दंगाइयों के चेहरे चस्पा रहेंगे। जो फरार है उनके ऊपर इनाम भी रखा जाएगा। हिंसा में जो कुछ नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति से लेकर सार्वजनिक संपत्ति का, वो सब भरपाई इन्हीं दंगाइयों से करवाई जाएगी। उसके नुकसान की वसूली भी इन्हीं दंगाइयों से होगी। योगी सरकार इससे पहले भी उपद्रवियों को लेकर इस तरीके का एक्शन ले चुकी है, एक बार फिर कुछ ऐसा ही करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी पर मुरादाबाद के कमिश्नर अजय कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। एक एक तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले में ये हिंसा भड़की कैसे? अभी तक जितनी भी छानबीन हुई है, जितनी जांच हुई है, उससे आप क्या समझ पाए हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 19 तारीख को सबसे पहले उस मस्जिद के स्ट्रक्चर पर सर्वे हुआ। सर्वे का तय हुआ जो शाम को हुआ और उसमें कोर्ट के में एक पक्ष गया था, कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। कोर्ट कमिश्नर ने दूसरे पक्ष को सूचित किया। दोनों पक्षों की मौजूदगी में उस दिन शाम को सर्वे होना था, लेकिन उस दिन सर्वे में माननीय सांसद अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। जो संभल के माननीय सांसद हैं सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। मैं रिकॉर्डेड तथ्य बता रहा हूं। और उसमें उस दिन उन लोगों ने सर्वे में व्यवधान उत्पन्न किया। इस व्यवधान के कारण उस दिन सर्वे अधूरा छोड़ दिया गया और फिर यह तय हुआ, जैसा कि कोर्ट ने आदेश किया था कि 1 सप्ताह के अंदर सर्वे करके प्रस्तुत करें, तो ये तय हुआ कि सर्वे उसके बाद किसी तिथि को किया जाएगा। बाद में कोर्ट कमिश्नर ने जो पत्र दिया डीएम को, उसके अनुसार 24 तारीख को सर्वे पुनः करने का निर्णय हुआ था और इसमें 23 तारीख को दोनों पक्षों को सूचित कर दिया गया, बाकायदा तामीला कराया गया और 24 तारीख को 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सर्वे करने का तय हुआ था।
प्रशासन ने एहतियातन वहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई कर दी थी। 5 कंपनियां भी वहाँ तैनात थीं और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी तैनात थे। वहाँ ड्रोन कैमरे से लेके हर छतों तक पे कैमरे लगाए गए थे ताकि किसी तरीके के अगर कोई जो भी इनपुट मिला था उसके अनुरूप कि कोई न कोई इस तरीके की चीज़ें घटित कर सकता है। 7 बजे के करीब जब वहाँ टीम थी उस समय जैसा बताया गया है, रिपोर्ट में भी है कि सुहेल इकबाल आए और उन्होंने जिद की कि वो भी इस सर्वे का पार्ट बनेंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी उस पूरे स्ट्रक्चर की थी और वीडियोग्राफी में मुझे नहीं पता कि किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि उस पूरे स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी कराई जाए। उसमें केवल 2 पक्षों को और कोर्ट कमिश्नर को रहना था, अनावश्यक रूप से किसी तीसरे पक्ष को नहीं रहना था। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन इसमें कोई पक्ष नहीं है, जैसा कि बार बार यह इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन सिर्फ वहाँ पर प्रोसेस को में कोई बाधा ना आवे और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ही वहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी थी। उसके बाद सुहेल इकबाल को कोर्ट कमिश्नर ने मना कर दिया कि वो चूँकि पक्षकार नहीं है इसलिए उसमें शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद वो चले गए। उसके थोड़ी देर बाद एक भीड़ आकर वहाँ पर नारे लगाने लगी, उनको समझाया गया, समझा बुझा कर वापस किया गया। उसके बाद करीब 10 बजे, 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अचानक से भीड़ वहाँ इकट्ठी होकर उन लोगों ने मस्जिद के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। उस मस्जिद के जिसको सुरक्षित करने या जिससे अपना भावनात्मक लगाव बता रहे थे, उस मस्जिद पे पथराव किए गए और चले जाओ कि जैसी आए। जो कैमरे में कैप्चर्ड है मैं वही बात बता रहा हूँ। लगभग 11 बजे वहाँ पे के इमाम द्वारा अनाउंस कराया गया कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया, सर्वे की टीम जा रही है, अब आप लोग भी अपने अपने घरों को जाइए। बजाय वहाँ से हटने के लोगों ने पथराव ज़बरदस्त किया और वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी गाड़ियों को फूंक दिया। तो पहले तोड़फोड़ की, फिर उनको फूंक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज की लोगों को हटाने के लिए। फिर उसके बाद पथराव तेज हुआ तो पुलिस ने पहले शुरू में ही पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था, लोग हट भी गए थे। फिर पूरे पत्थर इकट्ठे करके, पत्थर का मतलब ईंट ज़्यादा थी वहाँ पे, जो निर्माण के लिए ईंटें थीं, जो पुरानी दीवारों की ईंटें थीं वो लेके आए थे, वो चलाने लगे। तो उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन भी चलाई गई। इस बीच में चूंकि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ कई सारी गलियाँ आके मिलती हैं, सभी गलियों से अचानक से लोग आ रहे थे। उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और जैसा कि अभी आप अगर बयान सुनेंगे, जो आखिरी जो मृत्यु चौथा व्यक्ति जो मरा है, अयान, उसने भी कहा कि मुझे पता नहीं, वो मैं गिर गया, मुझे पता नहीं कि गोली लगी। जो लास्ट उसका स्टेटमेंट था, इससे भी पता चलता है कि उसमें क्या किसने किया, एक कन्फ्यूजन सा हुआ और लोगों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए ताकि वो रिकॉर्ड ना हो सके। तो एक पूरी सुनियोजित तरीके से उन लोगों ने साजिश की और उसके तुरंत बाद ट्विटर पे चलाना, आज सुबह से कुछ तस्वीरें ऐसे देख रहे हैं जिसमें कुछ दंगाई, कुछ उपद्रवी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बकायदा लाठी का इस्तेमाल करके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसके एक प्रशासनिक पहलू के बारे में आपसे समझना चाह रही हूँ। ये तो तय था कि वहां पर सर्वे होना ही है, ये भी तय था, जो वहां का माहौल दिखाई दे रहा था कि दंगे हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन इतना जानकारी होने के बावजूद कहां कमी रह गई कि इतना बड़ा दंगा यहां पर भड़क गया? देखिए, हमें लखनऊ से सूचित किया गया था कि इस तरीके की आशंका है, इनपुट था, उसके अनुरूप फोर्सेस तैनात की गई थी। लेकिन जब वहाँ की आप भौगोलिक स्थिति देखें तो एक एक गलियाँ हैं, हर एक गली में अगर पुलिस फोर्स तैनात करते तो, और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं आप देखिए, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे। अगर हम रोकने की कोशिश करें तो पथराव करने लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि एक एक 2-2 व्यक्ति को तैनात करके हम लोगों को रोक सकते थे। बैरिकेडिंग की गई थी ताकि वहाँ पे कोई ना जाने पावे, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। तो और हथियार का एंगल भी आया। हथियार का एंगल निश्चित रूप से हमारी जानकारी में नहीं आ पाया। हम अपनी भी समीक्षा कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हमसे चूक हुई, लेकिन जो चीज़ें हुई उसके लिए इतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती, जितनी उपलब्ध हमारे पास फोर्स थी हमसे सारी लगाई थी। लेकिन जब कोई इस तरीके की चीज़ों पर उतारू हो कि नहीं पथराव करेंगे, और आप सोचिए कि पुलिस पथराव अगर कोई करता है शुरू से ही हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पर, तो एक ही उपाय होता है कि हम उनको खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करें। अब हमने बल प्रयोग किया तो उसकी भी आलोचना हो रही है। सीधी सी बात है कि एक सुनियोजित तरीके से जो चीज़ की गई, हमने उसके लिए जितना संभव था वो उपाय किया, पर हाँ, कहीं हमारे प्रयास नाकाफी साबित हुए।
सर मुझे एक और बात बताएं कि मुस्लिम पक्ष खास तौर पर जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उनकी ओर से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो 4 लोग मारे गए दरअसल वो पुलिस की गोली से मारे गए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है? अब तक की जांच में आप क्या पक्ष रखेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि इसमें कंट्री मेड गन से ये गोली चली है, क्योंकि उस तरीके की जो जिस कारतूस से की आशंका जताई गई है वैसा कारतूस पुलिस के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है कंट्री मेड गन से चली है। अब जो ये कह रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई, उसके पास इस बात का साक्ष्य जरूर मौजूद होगा। 2 चीज़ें हैं। एक वीडियो जारी किया गया है जो एक मीडिया पर्सन के द्वारा लिया गया है, जिसमें पुलिस को दिखाया जा रहा है कि देखो गोली, सब लोग गोली चला रहे, कहते हुए देखो ये गोली चला रहे हैं। वो एक्चुअली पैलेट गन थी जिसको चलाया जा रहा था। पैलेट गन भी चलाई जाती है तो वैसी आवाज़ निकलती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है। और दूसरी जो चीज़ कही जा रही है कि सब लोग गोली चला रहे, हम किसी को डराने के लिए कई सारे तरीके की चीज़ें करते हैं। हम कहते हैं कि चले जाओ नहीं तो मर जाओगे, तो क्या हम मार देते हैं लोगों को? कई बार हम अपने घरों में बच्चों को कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाता है? हम कभी नहीं चाहते कि इस तरीके की घटनाएं हों, इसीलिए लोगों को डराने के लिए पुलिस के द्वारा चिल्लाया जा रहा था, वरना सारे लोग मिलकर चिल्ला रहे थे। आप पूरी वीडियो देखिए। उसके बाद ईंट, मतलब पुलिस वही जो ईंट उन्होंने फेंकी थी वही ईंट वापस चला रही। अगर गोली ही चलाना होता तो हम वापस ईंट क्यों चलाते? दूसरी एक वीडियो का जिक्र करूंगा जिसमें इस एंगल से वीडियो लिया गया है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद के अंदर से धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं गाड़ियों का था। एंगल ऐसा लिया गया जिससे कि मस्जिद के अंदर से धुआं उठता हुआ प्रतीत हो। अगर ऐसा वीडियो लिया जा सकता था तो वहाँ इतने तमाम घर थे, एक दूसरे से जुड़े हुए घर हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन आजकल होता है, कोई तो वीडियो ले सकता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं उस परिस्थिति में वीडियो नहीं लिया जा सकता था, तो मस्जिद का वीडियो कैसे लिया गया जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि धुआं उठ रहा है? अगर लोगों को साक्ष्य अगर रखना था कि हाँ ठीक है पुलिस इस तरीके की ज्यादती कर रही है, तो सीसीटीवी कैमरे क्यों तोड़े गए? तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं और जो भी इस तरीके की इलॉजिकल बात कर रहे हैं, उनके पास साक्ष्य कोई नहीं है। लेकिन मैं किसी चीज़ को खारिज तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हमारे पास साक्ष्य नहीं आते। अगर किसी के पास साक्ष्य है तो आवे, उस एंगल पर भी हम जांच करेंगे, लेकिन पहले साक्ष्य दें और निराधार बातें न करें। जैसे परिवार वालों के बयान के आधार पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे थे अंजने जी कि वो जो 4 मारे गए हैं वो दरअसल शहीद हैं। तो पहले तो आप ये जानकारी दें कि ये जो 4 लोग मारे गए हैं, क्या वो इस दंगे में शामिल नहीं थे और इस दंगे के जद में आ गए, या इस दंगे में उन लोगों की भी मौजूदगी थी और वो भी इस दंगे का शिकार हो गए? देखिए, सीधी सी बात है, प्रशासन ने जैसा इनपुट था उसके अनुरूप वहाँ पे बाजार बंद करा दिया था। पुलिस फोर्स तैनात थी, 5 कंपनीज तैनात थी, वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ पे ड्रोन कैमरा चल रहा था, छतों पे लोग तैनात थे, लोगों को रोका जा रहा था उस तरफ आने से। कोई फिर वहाँ पे क्यों जाएगा? बाजार खुला नहीं था, कोई स्कूल कॉलेज वहाँ था नहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुला नहीं था, कोई ऑफिस वहाँ था नहीं, तो क्यों गए थे लोग वहाँ? जो वहाँ पे गया था, इसका मतलब कि एक खास उद्देश्य से गया था, उस भीड़ का हिस्सा बनने गया था। और भीड़ क्या कर रही थी? पत्थर मार रही थी, मस्जिद के ऊपर पत्थर मार रही थी, पुलिस के ऊपर पत्थर चला रही थी। तो वहाँ कौन सा देशभक्ति का काम करने गए थे, मुझे नहीं समझ में आता कि जिसकी वजह से लोगों को कहा जा रहा है। जो वहाँ गया था वो निश्चित रूप से, अगर ऐसी चीज़ में आप घुसेंगे तो आपको अंजाम पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब हम किसी एक छोटा सा ट्रैफिक जाम लग जाता है तो अपने काम से जा रहा वो आदमी रास्ता बदल देता है। वो तो गलियां थी, उस गलियों में से किसी को अपने काम से जाने की क्या जरूरत थी? अगर ये मैं मान लूँ कि नहीं दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे थे वहाँ से होके, वहाँ जब देखेंगे तो गलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। जिसको काम से जाना होता वो दूसरा रास्ता पकड़ता, उस जगह पर क्यों जाता? तो वहाँ जाने का एक ही मकसद था कि उस भीड़ का हिस्सा बनना और उस पत्थरबाजी में शामिल होना। अब मुझे नहीं लगता कि जो पत्थरबाजी में शामिल है उसको किस तरीके से कोई ग्लोरीफाई कर सकता है। तो हमारे पास जो साक्ष्य है उसे हम प्रमाणित कर रहे हैं कि वहाँ जितने लोग गए थे कोई काम से नहीं गया था, और काम से जाना होता तो दूसरा रास्ता लेता। जो गया था वहाँ पे इस तरीके की हरकत करने गया था, वहाँ हिंसा फैलाने गया था, वो उपद्रव करने गया था। और जो उपद्रव करने जाएगा उसको
अगर वहाँ पे पुलिस बल प्रयोग करेगी, कुछ भी हो सकता है। हमारे हमारे भी लोगों को चोटें आई हैं, तो जो गया है वह अंजाम समझ के गया होगा। ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना निश्चित रूप से गलत है। ठीक सर, उन 27 चेहरों की भी बात कर लें जिनके चेहरे सामने आ चुके हैं, जिन्हें तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इनमें खास तौर पर 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन तीनों महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से थी? देखिए, छतों पर से पथराव हो रहा था, वहाँ पे 3 नाबालिग भी उसमें शामिल हैं। उनको किसी तरीके से दौड़ा के पकड़ा गया। सबसे आगे दौड़ दौड़ के वो पत्थर चला रहे थे। एक जो नाबालिग बच्चा था वो तो मेरे सामने ही था, जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे। मैंने उससे पूछा, मुश्किल से 14 साल का बच्चा रहा होगा, 14 या 15 साल का। मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, पढ़ाई करते हो? कहा नहीं। काम करते हो? हाँ। कहाँ करते हो? तो अभी काम नहीं करता। तो ऐसे बच्चों को झोंका गया उसमें। ये एकदम चार्ज्ड होते हैं, उनको समझ भी नहीं होती कि वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को उकसा के उसमें डाला गया। महिलाएं ऊपर से पत्थर बरसा रही हैं, पता नहीं किस चीज़ से प्रेरित होकर। वीडियोग्राफी करने के बाद प्रॉपर जो प्रोसीजर होता, उस प्रोसीजर के तहत इनको अरेस्ट किया गया और इनको उकसाने वाले लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। सर, जितने भी ये अभी गिरफ्तार किए गए हैं दंगाई, ये सारे उसी इलाके के रहने वाले हैं या ये बाहर से आई हुई भीड़ भी जान पड़ती है? इस बात की पड़ताल हम कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके अचानक बाद सोशल मीडिया पे चीज़ें चलाई जाने लगी, अलग अलग एंगल से, अलग अलग थियरी। परिवार वालों के स्टेटमेंट उनको बता के, परिवार वालों के स्टेटमेंट के आधार पर बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। लोगों को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि नहीं जी, पुलिस की गोली से ही मरे, या पुलिस ने अलग खींच के मार दिया, या पुलिस तमंचे लेके जा रही थी। बिना किसी आधार के ये बात कही जा रही है। वहाँ पे जो मौजूद नहीं था वो ये बात कह रहा है, और तमाम तरीके की थ्योरी चलाई जा रही हैं। तो इसमें निश्चित रूप से हाथ था, बाहरी लोगों का हाथ था। संभल के जो लोग हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने केवल एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने सभी चीज़ों का नुकसान करेंगे? आखिरकार नुकसान तो संभल के लोगों का हुआ। इसमें निश्चित रूप से बाहरी तत्व भी थे जो आज भी तमाम तरीके की थ्योरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारे लोगों की पहचान हम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अलग अलग तरीके के भड़काऊ चीज़ें भी की जा रही कि साहब जी, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जब वीडियोग्राफी होना था, सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी, तो इससे किसी को क्या नुकसान है? और जब कोई ये कह रहा है कि जैसे एक सज्जन ने बयान दे दिया कि साहब हौज का पानी खाली करा गया, इसलिए लोगों को लगा कि मस्जिद पे कुछ तोड़फोड़ हो रही है। नीचे जब आप मस्जिद की लोकेशन देखिए और नीचे खड़े लोगों की, आप ऊपर मस्जिद में क्या हो रहा है एकदम नहीं जान सकते कि कुछ हो रहा है। तो सिर्फ सर्वे हो रहा था। दूसरा, किसी ने कह दिया कि साहब ज़बरदस्ती हुआ, तो आपके पास क्या मोबाइल कैमरा नहीं था, या कोई खुदाई हुई, या कुछ भी हुआ? जब लोग गए तब भी मोबाइल फ़ोन था। हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जब वहाँ पे लोग गए, जो पक्षकार थे उनके साथ सर देखिए, पुलिसिया जांच में, कानूनी जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा, लेकिन बड़े गंभीर आरोप जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पूरे के पूरे प्रशासन पर लगे हैं। देखिए, सरकार पर तो लगना अलग बात है, उसका पॉलिटिकल रिपरकशन होना वो भी अलग बात है, लेकिन इस बार प्रशासन और सीधा सीधा पुलिस पर, दोनों पर गंभीर आरोप ये लगाए गए हैं कि एक कौम को दबाने की कोशिश की जा रही है। एसएचओ और सीओ को तो सीधा सीधा सस्पेंड करने की बात हो रही है। इस पर आपका क्या टेक है? वो कह रहे हैं कि प्रशासन भी जो है एक कौम के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, मैं सभी से ये लगातार आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपके पास आरोप है तो साक्ष्य भी होगा, साक्ष्य नहीं है तो आरोप मत लगाइए, केवल थ्योरी के आधार पर काम मत करिए। मैं जितना बोल रहा हूँ आपसे, जो भी कह रहा हूँ, वो पूरे साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूँ, और जब भी कोई कहेगा साक्ष्य दिखा देंगे। उन साक्ष्यों के आधार पर इतनी तेजी भी हमें नहीं है। हम जितने लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जितने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उतने लोगों को साक्ष्यों के आधार पर ही कर रहे हैं। तो जब कोई आरोप लगाता है उसके पास साक्ष्य होना चाहिए। बिना साक्ष्य के केवल 4 लोगों के बयान के आधार पर कौन सा वहाँ पे कोई वहाँ पे पुण्य का काम करने गया था, किसी की मदद करने गया था, किसी के लिए परोपकार का काम करने गया था, जिसके लिए उसको डिफेंड किया जा रहा है? सीधी सी बात है, जो उपद्रव करने वाले हैं उनको डिफेंड करने के लिए तमाम तरीके की थ्योरी चलाई जाएगी। प्रशासन तो इसमें पार्टी भी नहीं है। प्रशासन के ऊपर व्यर्थ का आरोप लगाना और बिना साक्ष्य के आरोप लगाना, मैं लोगों को इन्वाइट करूंगा, अगर साक्ष्य है तो आवें लेके, हम उस साक्ष्य के आधार पर पड़ताल करेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि अगर इस बात पे आपत्ति थी कि सर्वे क्यों हो रहा है,
कोर्ट का रास्ता था, कोर्ट के आदेश हो रहा था, कोर्ट के पास रेमेडी थी, उस कोर्ट में जाते, उसके ऊपर बहुत सारी अदालतें हैं, वहां जाते। उन अदालतों में आज तक नहीं लोग गए, क्यों नहीं गए? उपद्रव का रास्ता चुना गया। जिन लोगों ने उपद्रव का रास्ता चुना उनको डिफेंड किया जा रहा है, कैसे डिफेंड किया जा सकता है? खैर सर देखिए, यहाँ तो अदालत को भी कटघरे में खड़ा किया गया। उनका कहना यह भी था कि अदालत भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, वो भी गलत कर रही है। तो खैर अब हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई हो, जितने दोषी हो जल्द से जल्द गिरफ्त में आए और इस तरीके की हिंसा दोबारा संभल में ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आंजनेय जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। जी जी जी, थैंक यू। कहें सर। चले, मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास भी कोई भी वीडियो फुटेज ऐसी है जो एक सबूत हो सकती है, किसी के पास कोई भी तथ्य ऐसा है जो पुलिस के भी खिलाफ जा रहा है या प्रशासन के भी खिलाफ जा रहा है, तो वो उन सबूतों को लेकर सामने आए और इस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन संभल में कौन गलत था, कौन जिस तरीके से हमला कर रहा था, कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ तस्वीरों में सामने है। इस बीच संभल पुलिस इस वक्त पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 70 को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उसमें हैरानी की बात यह है कि 3 महिलाएं भी शामिल है और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। अब किसका रोल क्या था वो एक एक करके आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखें। उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की जा चुकी हैं और न सिर्फ सार्वजनिक बल्कि संभल के चौक चौराहे गली मोहल्लों में उनकी तस्वीरें चस्पा की जाएंगी। आपको बता दें जिन 27 आरोपियों की तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें है नईम, तहजीब, फिरोज, फरदीन, मोहम्मद नदीम, इसके अलावा याकूब, बाबू रेहान, यामीन, गुलबुद्दीन, सुल्तान, आरिफ, अल्तमश, सलीम, सलमान, आफताब, हैदर और गुलफाम। ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इनके अलावा जो 3 महिलाएं सामने आई हैं इस पूरे मामले में वो है रुकैया, फरहाना और नजराना। ये तीनों छत पर से पत्थरबाजी कर रही थी और सीधा सीधा पुलिस को टारगेट करती नजर आ रही थी। अब इधर दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन हो रहा है तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। संभल दंगे को लेकर किसने क्या कहा वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 24 नवंबर का एक वीडियो आपके सामने रखना चाहती हूं जो उस दिन की पूरी इनसाइड स्टोरी समझने में आपको मदद करने जा रहा है। ये तस्वीर आप देखें, संभल में 24 तारीख को जिस वक्त ये हमला शुरू हुआ और ये हंगामा शुरू हुआ, शाही जामा मस्जिद के अंदर उस वक्त सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी। ठीक उसी वक्त नीचे उपद्रवी दंगा करने में लगे थे। मस्जिद के अंदर सर्वे को रोकने की वो कोशिश कर रहे थे। शाही जामा मस्जिद के ऊपर बाकायदा एक ड्रोन उड़ रहा था जिसने इन सारी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर किया है। वीडियो में सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर सर्वे करते हुए दिखाई दे रही है और उसके ठीक नीचे सड़क पर दंगाई दंगा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देखें कि पुलिस ग्रुप बनाकर लगातार कोशिश कर रही है कि दंगाइयों को वो खदेड़े। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, एक बार तो समझा बुझाकर वापस भी कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से बड़ी संख्या में ये दंगाई आ गए और इस बार पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने ये भी माना कि हमसे ये गलती तो हुई है कि वहां पर हथियार भी हो सकता है, ऐसे इनपुट उनके पास नहीं थे और इसकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन उस वक्त वहां पर क्या हो रहा था, ये पूरे इरादे के साथ वहां पर इस सर्वे को रोकने की एक प्रक्रिया थी। हर दंगाई के हाथ में पत्थर नजर आ रहा है और ना सड़क टूटी, ये पत्थर कहां से आए। आसपास के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से इन ईंटों को इकट्ठा किया गया और फिर पुलिस के ऊपर जमकर बरसाए गए हैं। यानी कि दंगाई इस तैयारी के साथ आए थे कि पुलिस के ऊपर हमला करना है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो ये अटैक प्री प्लान्ड था और पूरी तैयारी के साथ किया गया अटैक है। पुलिस का वर्जन कम से कम यही है और इन तस्वीरों में भी यही दिखाई दे रहा है। आइए, ये तो उस दिन की तस्वीर है, उस दिन का वीडियो है जिस वक्त ये वहां पर सर्वे की कार्रवाई चल रही थी।
उसी दिन की एक और तस्वीर अब मैं आपके सामने रखती हूं जिस वक्त ये दंगा हो रहा था। एक वीडियो अब आप देखें जिसमें दंगाई अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए नजर आ रहा था। इसका मतलब यह है कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता था। उसके हाथों में लंबी लाठी है, ये देखिए इस तस्वीर में लाठी लिया हुआ ये दंगाई भी नजर आ रहा है। अब इसका इरादा क्या है? इसका इरादा वहां सड़क पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा तोड़ना है। वो ये चाहता था कि सीसीटीवी कैमरा टूट जाए तो उसकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो और ना यहाँ के दंगे इस सीसीटीवी में कैप्चर होने पाए, जिससे कि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। और जितने भी उपद्रवियों को इस वक्त आप देख रहे हैं, उपद्रवी कहें या आप दंगाई कहें, जो भी इस वक्त इस सड़क पर नजर आ रहा है, 20 साल से 30 साल के बीच का ही अधिकतर ये उम्र दिखाई दे रही है। अब एक तस्वीर और देखें, इसमें दंगाई पत्थरबाजी करते करते कैसे कट्टा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी आप देखें। संभल हिंसा में कुल 4 लोगों की जान गई है, जिसे जमीयत उलेमाए हिंद ये बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये तो शहीद हैं। पुलिस फायरिंग से इनकी मौत हो गई है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी आप समझें। पुलिस ये कह रही है कि मौत दंगाइयों की ही गोली से हुई है और इसका पहली बार तथ्य एक सामने आया है। जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है और वो पुलिस की तरफ एम करके गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक जानलेवा हमला है। पुलिस के बजाय इसमें वो 4 लोग जद में आ गए जो खुद शायद इसी दंगे में शामिल थे। 24 नवंबर की सुबह संभल की जामा मस्जिद के बाहर क्या हुआ, वो एक एक करके तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दंगे की शुरुआत कहां से हुई? 24 नवंबर को वहां पर मौजूद डिप्टी कलेक्टर जो वहीं पर मौजूद थे, वो भी इस दंगे की जद में आए। उन्होंने क्या देखा, कैसे वहां पर हंगामा बरपा, कैसे दंगा भड़का, कैसे आगजनी हुई, पूरी घटना खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारे साथ रमेश बाबू हैं जो कि संभल के डिप्टी कलेक्टर भी हैं और उस दंगे के चश्मदीद भी हैं। रमेश जी, क्या हुआ? आप वहां किसके आदेश पे गए? फिर उसके बाद आप कहां पे ड्यूटी आपकी थी? उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि चोटें तो आपको काफी सारी आई है। हम लोग 6:30 बजे के आसपास वहां पहुंच गए और तो जो टीम थी ये लगभग 7 बजे के आसपास आ गई थी, जो सर्वे टीम थी। और ये टीम को हमने सकुशल मस्जिद के अंदर एंट्री करा दी थी। मेरी ड्यूटी चूंकि मस्जिद परिसर के बाहरी तरफ लगी हुई थी, तो कोई ऐसी बात नहीं उस समय तक आई। 7 बजे से लेकर 9:15 के आसपास तक सब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। 9:15 के आसपास जो ढलान वाला क्षेत्र था, उसमें गली जो है, जो दाएं पर तरफ भी और बाएं तरफ भी है, उसमें काफी संख्या में लोग आ गए हल्ला मचाते हुए। जैसे हम लोगों ने देखा तो हमारे पास जो फोर्स थी और जो फोर्स उस तरफ लगी थी, करीब 30-40 पुलिसकर्मी थे। वो सब के सब हम लोग वहाँ पहुंचे जाके। कुछ देर बाद वहाँ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते रहे। बहुत कई बार पीछे हटे भी, लेकिन बार बार आ जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको रोकना मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास किए। इसी दरमियान उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। संभल में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इससे जुड़ा हुआ सच भी बेपर्दा होता जाएगा। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देखेंगे। लेकिन राजसर में आज की अगली बड़ी खबर, सियासी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 4 दिन हो गए, नतीजा आने के बाद भी अभी तक सीएम कौन बनेगा ये सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है और इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। वो मुंबई से दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनका पक्ष क्या है, उनका पहलू क्या है, अगर वाकई में यही होने जा रहा है तो वो पहलू भी मैं आपके सामने रखूंगी। अब से थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। लेकिन इससे बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, वो मुंबई से रवाना हो चुके हैं। इशारा आला कमान का यही आ रहा है कि ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना तय है। और अगर ऐसा होता है तो 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहने के बाद, लगातार इतनी सियासी उठापटक के बाद, ये दूसरा मौका होगा जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उनसे बात करें। विनय जी, आप लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिंदे सेना
अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कि अभी भी एकनाथ शिंदे रेस में बने हुए हैं। देखिए, दावे प्रतिदावों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है कि तीनों नेताओं ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है कि वो तय करें और समन्वय के आधार पर एक सौहार्द बनाते हुए, संवाद करते हुए इसका निर्णय होगा। और इसलिए देखो, कोई किसी भी कार्यकर्ता को ये लगना कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई अस्वाभाविक तो है ही नहीं। इसलिए अगर दबाव बनाने की कोई कोशिश कर भी रहा है, दबाव बनेगा नहीं। दबाव तब बनता है ना जब आप दब जाते हैं। यहाँ तो कोई दबने वाला है नहीं। और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर दिखा दिया है। तो मैं मानता हूं कि मैंने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता ने तय किया है। आपने स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया, उनके पास भी नंबर 57 है और तमाम विधायक जब कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बने, तब मुख्यमंत्री ने सूचक बयान दिया कि काम चल रहा है, यानी चर्चा चल रही है। तो इसका अर्थ यही समझा जा रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा ना कि चर्चा चल रही है, काम चल रहा है, तो काम तो जरूर चल रहा है, चर्चा तो जरूर चल रही है। अटकलबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी अगर मान लीजिए दबाव बढ़ाते तो बीजेपी झुकेगी? जैसे पिछली बार आपने उन्हें कुर्बानी दी थी, इस बार भी कुर्बानी देंगे आप लोग? देखिए, ये दबाव, कुर्बानी, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा वो सामंजस्य के आधार पर होगा और एक बहुत अच्छी यहाँ पर महायुति की सरकार बनेगी, एक सक्षम नेतृत्व में, अनुभवी नेतृत्व में बनेगी। आपने अनुभव का जिक्र करके आप अपनी तरफ से तो संकेत दे रहे हैं, 5 साल का अनुभव है देवेंद्र जी के पास, लेकिन उनके जो सांसद है नरेश मस्के, वो कहते हैं कि बिहार का पैटर्न महाराष्ट्र में दोहराए, बीजेपी सम्मान करे। डिमांड है, डिमांड करने का तो किसी को भी, ये जनतांत्रिक सारी प्रक्रिया है, तो वो डिमांड अपनी रख रहे हैं। मुझे पता नहीं ये आधिकारिक डिमांड है या उनके मन की बात है। डायरेक्टली बता रहे हैं आपको? नहीं, मगर देखिए, ये डिमांड होगी या उनके मन की बात होगी, उनका विचार होगा। वो ठाणे के हैं, हमारे शिंदे जी के बड़े अभिन्न मित्र भी है, तो उनको लगना इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं। वो बोलना चाहिए नहीं चाहिए एक अलग बात है। मगर हम गठबंधन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी मर्यादा में बातें करेंगे, मगर हमें इस बात का पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वही आखिरकार हो। ठीक है, चलिए चलते चलते का आखिरी सवाल मेरा, महाराष्ट्र की जनता के मन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आज के जो आधुनिक अभिमन्यु है उन्हें सत्ता का सिंहासन पे इस बार वो बैठेंगे 5 साल के लिए, या फिर 2.5 साल का फॉर्मूला? एक ही सवाल विभिन्न शब्दों में मुझे पूछ रहे हैं और मेरा जवाब एक ही है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाने की आस है वही मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनय सहस्त्रबुद्धे, जिन्होंने आसान शब्दों में यह बता दिया कि जनता के मन में किसका नाम है। इशारा उनका देवेंद्र फडणवीस की ओर था और एक मैसेज भी दे दिया एकनाथ शिंदे के कैंप को कि आप भले डिमांड रख ले, लेकिन आंकड़े जो है बीजेपी के पक्ष में है। अब महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर विनय सहस्त्रबुद्धे तो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी एकनाथ शिंदे ने, शिवसेना ने दावेदारी अपनी नहीं छोड़ी है। मसलन महाराष्ट्र में एक नया पोस्टर चस्पा किया गया है, एक नाथ हैं तो सेफ हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था, और इसी को जोड़ते हुए अब शिंदे की सेना ये कह रही है कि एक नाथ हैं तो सेफ है। एक है तो सेफ नहीं, एक नाथ है तो सेफ है, ये नारा दिया है शिवसेना ने। और इसके पीछे वजह क्या है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीषा कायंदे। मनीषा जी, मुख्यमंत्री पद के लिए आप लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन आप लोग की दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब आपके इस नारे ने जो है हलचल पैदा कर दी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया वो सचमुच ही सही था। एक है तो सेफ है, वो अलग दृष्टिकोण था कि सारे माइनॉरिटीज़ जो है कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, तो इनको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा उसको मैंने एक ट्विस्ट कर दिया। और जो परिस्थिति है, देखिए हम सब चाहते हैं, एक शिव सैनिक है, हमारी बहुत अंदरूनी भावना है, और जिस प्रकार एकनाथ शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर लिया है, तो महाराष्ट्र की जनता में एक एक्सेप्टेबल, हाईली एक्सेसिबल फेस एकनाथ शिंदे हुआ है। और इसलिए मुझे थोड़ा एक कार्यकर्ता के रूप में लगा शिवसेना के, एक नाथ है तो सेफ है, क्योंकि लाड़की बहन योजना जो आई, महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रही है, सेफ महसूस कर रही है, इसीलिए एक नाथ है तो सेफ है। क्यों आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ही सही मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
देखिए, एक कोई ऐसा दावा इस प्रकार नहीं है। हम क्योंकि माननीय एकनाथ शिंदे ये हाईली एक्सेसिबल फेस महाराष्ट्र में बना, एक कॉमन मैन, उन्होंने कभी अपने आप को सीएम इस तरीके ने वो कहते रहे कि मैं कॉमन मैन हूँ। और एक तो शिवसेना जो उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया, शिवसेना को सही रास्ते पे लेके आए, धनुष्यबाण को कांग्रेस की गिरफ्तारी से छुड़वाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनी। भारत जो महाराष्ट्र बहक रहा था महाविकास आघाड़ी के समय, अगर एकनाथ शिंदे ये कदम नहीं उठाते तो निश्चित है आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमारी ये भावना है, शिव सैनिक चाहते हैं हमारा नेता बने, बाकी हम उस पर कोई दुराग्रह या कोई एक्सट्रीम एंड करेंगे ऐसी भी कोई बात नहीं है।